नमस्ते, स्वागत है आपका एसजीपीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हेल्थ टॉक में। और आज है हमारे साथ डॉक्टर विरल पटेल। ही इज़ गायनेक कैंसर सर्जन, रोबोटिक सर्जन और ही इज़ द फर्स्ट गुजरात रजिस्टर्ड गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्होंने मोर देन 1200 सर्जरीज की है। नमस्ते सर, आपका स्वागत है आज हमारे टॉक में। और आज हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ओवेरियन कैंसर क्या होता है और उसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, ओवेरियन कैंसर में हमें इतने सिम्टम्स आते ही नहीं है और थोड़े एडवांस स्टेज में पता चलता है। जो सिम्टम्स आते हैं वो रूटीन जो सिम्टम्स होते हैं कि एसिडिटी होता है, पेट में गैस होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दुखता है, ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। उसकी वजह से उसको साइलेंट किलर बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स है ही नहीं। तो सर महिलाओं को इसके बारे में कैसे जल्दी पता चल सकता है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? ओके, जनरली क्या होता है कि जो अंडाशय का कैंसर होता है उसमें नॉर्मल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिक कोई सिम्टम्स रहते नहीं हैं। मान लो कि पेट में थोड़ा हल्का हल्का दुखना या दर्द होना, या तो फिर ब्लोटिंग होना, गैस होना, थोड़ा खाने के बाद पेट थोड़ा फूल जाना, या तो पेट में थोड़ा फूला हुआ पेट फील करना, या तो फिर मान लो थोड़ा नीचे से हल्का ब्लीडिंग हो जाना, ऐसे बहुत, या तो फिर एसिडिटी टाइप के सिम्टम होना, ऐसे बहुत सारे मैनी सिम्टम्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं और दैट इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स फॉर द ओवेरियन कैंसर। तो सर जनरली महिलाओं को इसके बारे में एट द एडवांस स्टेज ही पता चलता है, तो इसके लिए क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट या कोई स्कैनिंग है जिससे हम अर्ली डायग्नोस कर पाए उस चीज़ को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली। ये बहुत बार हमारे पेशेंट भी कई बार पूछते हैं कि इसको पहले कैसे पकड़ा जा सकता है, पर अभी तक ऐसा कुछ है नहीं स्कैनिंग के पहले से पकड़ पाए। पर हाँ, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ कि जब भी आपको पेट में गैस हो या एसिडिटी हो या ब्लोटिंग सेंसेशन हो, मान लो कि थोड़ा खाने के बाद पेट फूल जाता है या खा नहीं पाते हो, वेट लॉस हो रहा है पिछले 6 महीने से, या तो फिर खाना पसंद नहीं हो रहा है, पहले 4 रोटी खाते थे फिर बाद में अभी 2 रोटी ही खा रहे हो, या तो फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है या संडास में कोई कॉन्स्टिपेशन या ऐसा कुछ हो रहा है, पेट थोड़ा फूल गया है, पेट में कुछ लंप या मास हिल रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मान लो कि महीने में 12 बार या उससे ज़्यादा बार हो, या तो हर 3 दिन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको फिजिशियन या गायनेक कैंसर सर्जन को दिखाना चाहिए, वो थोड़ा इवेल्यूएट कर सके और अगर कुछ है तो उसका मैनेजमेंट कर सके। पर हाँ, महीने में 1-2 बार ऐसा कुछ होता है तो वो टेंशन लेने की बात नहीं। तो सर क्या ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट उपलब्ध है? ये दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो मेडिकल साइंस है और जितना नॉलेज है उसके हिसाब से जो जनरल पॉपुलेशन, मान लो कि आप जैसे हम जैसे जिसको कोई हिस्ट्री नहीं है या फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो जनरल पॉपुलेशन के लिए अंडाशय का कैंसर मीन्स ओवेरियन कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। पर हाँ, अगर आपके फैमिली में मान लो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मीन्स आपके फादर को, मदर को, सिस्टर को या डॉटर को और ग्रैंड मदर को, किसी को भी मान लो कि अंडाशय का कैंसर है या तो फिर ब्रेस्ट का कैंसर है, ऐसे कोई फैमिली में कैंसर रन हो रहे हैं या तो उनको BRCA1 और 2 जेनेटिक म्यूटेशन है, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हम हर 6 महीने पे सोनोग्राफी एंड CA-125 करके एक ब्लड टेस्ट आता है उससे करते हैं, और वो हम करके जो हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं मीन्स जिसको जेनेटिक म्यूटेशन ज़्यादा प्रभाव करता है या तो फिर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनको अंडाशय का कैंसर होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, तो वो कैटेगरी में हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो सर जैसे कि किसी के फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो उन्हें ये स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी है? डेफिनेटली ज़रूरी है। उसके लिए इधर आप गायनेक कैंसर सर्जन या गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलो या तो फिर जेनेटिक काउंसलर को मिलो, दे विल गाइड यू फॉर द फर्दर थिंग। तो सर अगर कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कोई भी सिस्ट आइडेंटिफाई होती है तो क्या वो कैंसर की हो सकती है? डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे ओपीडी में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और मेरे रिलेटिव भी पूछते हैं। जनरली क्या होता है कि
एज के हिसाब से ये सिस्ट का थोड़ा रिस्क कैंसर का है या नहीं है वो रहता है। जनरली मान लो कि ये अंडाशय की जो गठान जो मैडम ने बताई, अगर वो मान लो कि आपके मेनोपॉज या तो 50 एज के पहले है और 50 एज के बाद में है तो बहुत डिफरेंस रहता है। अगर मान लो ये गठान 50 के पहले है तो कैंसर के होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। 50 के बाद में अगर कोई बड़ी गठान होती है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है रेडियोलॉजी इमेजिंग में, तो डेफिनेटली उसके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गठान आई तो कैंसर की ही है क्योंकि यंग एज या तो फिर रिप्रोडक्टिव एज मीन्स 20 to 45 एज में कई लोगों को PCOD या PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं वो भी होता है और उसकी वजह से भी नॉर्मल गठान होती रहती है। सो वो सब नॉर्मल होते हैं, पर उसके लिए जांच करनी पड़ती है, MRI करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें आगे पता चलता है कि ये नॉर्मल वाली गठान है या कैंसर की गठान। सो उसके लिए पहले आपको कैंसर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है और एज पर द डिफरेंट टेस्ट एंड इमेजिंग वी विल कंक्लूड दैट, और कई बार उसके लिए हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी या बायोप्सी भी लेना पड़ सकता है। तो सर क्या आजकल की लाइफस्टाइल जैसे कि डाइट ले लीजिए, एक्सरसाइज ले लीजिए, बर्थ कंट्रोल मेथड्स ले लीजिए, तो क्या ये सब इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाए? ओके, अगर माना जाए जो जितना मेडिकल साइंस है और डेटा है हमारे पास, उसके हिसाब से हम पक्का ये बोल सकते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल इनडायरेक्टली कैंसर के रिस्क कम कर सकती है। मीन्स डाइट और जो लाइफस्टाइल रहती है अगर आपकी अच्छी है तो क्या होता है कि ओबेसिटी और ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और वो सब थोड़ा कंट्रोल में रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन का एक्सपोजर होता है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ वो कम होता है, और दैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर द ओवेरियन कैंसर। सो ये इनडायरेक्टली डेफिनेटली ओवेरियन कैंसर कम करने में हेल्प कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है जो खुशबू जी ने मेरे को पूछी कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो फ़ायदा कर सकती है कि नहीं। डेफिनेटली आई विल टेल वी हैव अ डेटा, और डेटा के हिसाब से अगर आप ओवेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 5 साल या उससे ज़्यादा लेते हो तो डेफिनेटली आपको 30 से लेकर 50% तक ओवेरियन कैंसर कम होने के चांसेस है, ओवेरियन कैंसर के रिस्क कम होने के चांसेस है। और ये फ़ायदा 5 साल के बाद जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बंद भी करते हो तब भी थोड़े कंटिन्यू होते हैं। तो सर जैसे कि ओवेरियन कैंसर महिलाओं में, जैसे कि बुजुर्ग महिला है, यंगस्टर्स है, उसमें भी हो सकता है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? ओके, सो ये जो अंडाशय का कैंसर जो होता है या ओवेरियन कैंसर जो होता है, अगर मान लो कि अर्ली एज में होता है कि 20 साल से कम में होता है, और बुजुर्ग महिला मानो कि 50 साल के ऊपर के महिला में जब भी होता है, तब क्या होता है कि उसका जो टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। जनरली अंडाशय के कैंसर में भी बहुत सारे टाइप आते हैं, मेनली 3 टाइप होता है। एक होता है जर्म सेल हम बोलते हैं, दूसरा स्ट्रोमल और तीसरा एपिथेलियल होता है। सो ये जब बुजुर्ग में होता है तो एपिथेलियल टाइप के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं होती, वो 10 सेंटीमीटर के आसपास या उससे कम होते हैं। पर जब 20 साल से कम की उम्र की गर्ल्स में ये होता है तब ये जो अंडाशय की कैंसर या जो गठान होती है वो बहुत बड़ी साइज़ होती है। उसकी साइज़ मान लो 15-20 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा होती है, या मान लो पूरा पेट वो कवर करती है। सो दैट इज़ वन बिग डिफरेंस। बट हाँ, नॉर्मल पीपल को इतना शायद पता ना भी चले। सो जैसे हमने पहले बोला कि अगर ये थोड़े इन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो कॉमन होते हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं तो डेफिनेटली आपके नज़दीक के कोई भी फिजिशियन या कैंसर एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। तो सर ओवेरियन कैंसर को लेके लोगों के मन में कौन से कॉमन मिथ्स होते हैं? ओके, लाइक हमारे ओपीडी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, पर उनमें से जो मोस्ट कॉमन मिथ्स है ना, मैं उसकी बात कर लेता हूँ पहले। एक तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है कि लाइक बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि लाइक सर ये कैंसर छूने से होता है, बच्चों को होता है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कैंसर छूने से नहीं होता है, एक थाली में खाने से नहीं होता है। बच्चों के साथ अगर कैंसर वाली जो भी पर्सन है या व्यक्ति है या कोई फीमेल है, अगर बच्चों के साथ खेलती है तो मदर टू डॉटर या मदर टू सन ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरा जो कॉमन मिथ है कि सर्जरी के बाद मैं चल नहीं पाऊँगा, पूरे टाइम बेड में रहूँगा, दैट इज़ ऑल्सो बिगेस्ट मिथ। अगर हमारे यहाँ पे पेशेंट जो मेरे होते हैं
तो 6-6, 7-7 घंटे की सर्जरी के बाद भी दूसरे दिन ही हम चलाते हैं और उसके लिए पूरी टीम काम करती है। फिजियोथेरापी से लेके इंटेंसिविस्ट, एनेस्थेटिक, हमारे नर्सिंग स्टाफ, मैं खुद, वो सब एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं और डेफिनेटली हमारे पेशेंट भी बहुत एक्टिवली चलते भी है दूसरे दिन पे और उनकी रिकवरी भी वेरी फास्ट होती है और मैक्सिमम चौथे या 5वें दिन पे घर पे अपने आप चल के जाते हैं, खाते हुए जाते हैं और एवरीथिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एज बिफोर द सर्जरी होती है। और तीसरा एक मिथ है, वो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, कि जब यंग गर्ल में ये कैंसर होता है कि मान लो कि 20 से कम की उम्र में या तो फिर उसके मैरिज नहीं हुए या 24 साल के आसपास सब मैरिज करते, उससे कम की उम्र में किसी को ये गठान या कैंसर हुआ है अंडाशय का, तो वो सर्जरी कराने के बाद या ऑपरेशन कराने के बाद वो पर्टिकुलर जो गर्ल है जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको बच्चे नहीं होते हैं। ये भी एक मिथ है, पर ऐसा नहीं होता है। जब भी ऐसे टाइप के कोई यंग गर्ल में कैंसर होता है तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उसके हिसाब से हम चालू सर्जरी में फ्रोजन सेक्शन करके उसकी जो अपोजिट साइड की ओवरी है या अपोजिट साइड की अंडाशय है उसको बचाते हैं। इवन यूट्रस को भी बचाते हैं, मीन्स बच्चेदानी या गर्भाशय उसको भी बचाते हैं। और वो जो गर्ल होती है उसको बच्चे होने के चांसेस या उसके पीरियड्स होने के चांसेस सर्जरी के बाद भी जो सर्जरी से पहले होते हैं या नॉर्मल पॉपुलेशन में जो होते हैं सेम टू सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स ऑपरेशन के बाद भी उसको बच्चे हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। तो सर, ओवेरियन कैंसर के लिए कोई न्यू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए? डेफिनेटली अभी बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या तो फिर कैंसर की सर्जरी के लिए। वन ऑफ द एडवांसेस आई कैन से रोबोटिक सर्जरी। डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी हैज़ अ बिग रोल इन द कैंसर ट्रीटमेंट। उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। पेशेंट एक ही दिन में, सर्जरी के बाद एक ही दिन में घर जा सकता है और अपना सब काम जो पहले करता है वो कर सकता है, पेन भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ हाइपैक करके एक ट्रीटमेंट आती है, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनल कीमोथेरेपी हम लोग बोलते हैं। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो कैंसर की सर्जरी में, चालू सर्जरी हम लोग पेशेंट के पेट में कीमोथेरेपी ड्रग्स रोटेट करते हैं और उसकी वजह से कैंसर की ट्रीटमेंट अच्छी भी होती है और पेशेंट के जीवन जीने के चांसेस या तो फिर ओवरऑल सर्वाइवल जो हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ एडवांस ओवेरियन कैंसर सर्जरी। पहले जब ये एडवांसेस नहीं थे या इतनी हमें समझ नहीं थी मेडिकल फील्ड में, तब हम लोग सिर्फ अंडाशय की गठान या बच्चेदानी निकालते थे। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इवन 1 मिलीमीटर कैंसर भी अंदर पेट में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अंडाशय का जो कैंसर होता है वो पूरे पेट में फैलता है और हम पूरे पेट में से जो पेट के अंदर की दीवार होती है या तो फिर लीवर होता है उसके पीछे की जो दीवार होती है, सब जगह से इवन 1 मिलीमीटर ऑफ कैंसर वी आर नॉट लिविंग, हम सब कैंसर निकाल देते हैं और उससे पेशेंट के जीने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इवन स्टेज 3 में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सर, जैसे कि हम शहर में हैं और आपकी जो स्पेशलिटी है वो शहर में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, पर जैसे कि हमने गांव ले लिया तो वहाँ पे लोगों को ओवेरियन कैंसर के बारे में पता भी नहीं होता कि क्या है, कैसे होता है। तो क्या हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुँचा सकते हैं? डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। डेफिनेटली हमारे जो गांव होते हैं वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी रिमोट प्लेसेस है, मान लो कि डिफरेंट स्टेट्स, तो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर सर्जन और कैंसर स्पेशलिस्ट वो वहाँ की प्रॉपर रूटीन नेटिव लैंग्वेज में वीडियो बना के या तो फिर रील्स लेके वो स्प्रेड अवेयरनेस कर सकते हैं कि ताकि जो रिमोट प्लेसेस पे भी उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि अगर ऐसे सिम्टम्स है तो एक्सपर्ट को मिलना चाहिए। बाकी क्या होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो वो लोग आएंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं लगेगा कि ये वेरी सीरियस सिम्टम्स है। सो पहले वो चीज़ हमें लोगों तक पहुंचानी है कि कब मेडिकल फैसिलिटी को या तो फिर कोई डॉक्टर को मिलना है। तो डेफिनेटली हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो सर, आपके एंड से हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज? डेफिनेटली
हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज डिस्कस की है। सो अगर आपको कभी भी मैं कोई भी एज में आपके बच्चों को या तो फिर अगर आपके बुज़ुर्ग को या तो फिर आपको ये जो सिम्टम्स है ओवेरियन कैंसर के, वो अगर कभी भी लगते हैं, अगर आपको महीने में 12 बार या उससे ज़्यादा बार मिलते हैं, तो आपके नज़दीक के कैंसर एक्सपर्ट या फिजिशियन को दिखाइए। एंड वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट कि अगर आपके फैमिली में नज़दीक के रिलेटिव में किसी को भी अंडाशय का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर या तो गर्भाशय का कैंसर या तो कोलन का कैंसर, ऐसे कोई भी कैंसर है तो जेनेटिक काउंसलर या कैंसर एक्सपर्ट को मिलिए और उसके हिसाब से हम जेनेटिक टेस्टिंग और आगे का जेनेटिक म्यूटेशन की जांच करके पता लगा सकते हैं कि आपकी फैमिली में कैंसर के कैंसर होने के हम पता लगा सकते हैं कि आपकी फैमिली में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है या कम है। सो घबराइए नहीं, सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बीट कैंसर टुगेदर। थैंक यू सो मच सर। SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल।